सिकंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी आईएएस प्री 2021 के सी सेट के क्वेश्चन मैथ्स के जितने भी आए थे उनको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन सब बच्चों को बता दूं, आपको 2021 के रीजनिंग के क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे इस चैनल के अंदर, तो आप उसको ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 2017 के, 18 के, 19 के और 20 के मैथ रीजनिंग के सी सेट के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। सबके सबके लिंक आपको यहाँ पे इस चैनल के अंदर मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सी सेट का तैयारी करना चाहता है, या फिर टेरिटोरियल आर्मी के लिए पढ़ना चाहता है, एफकैड के लिए पढ़ना चाहता है, एसएससी के लिए पढ़ना चाहता है, तो आपके काफी हद तक मैंने पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको फ्री में ही यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन करके सबका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अभी टेरिटोरियल, एफकैड और सीएपीएफ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इनके पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आने वाले टाइम में आपके सी सेट के 2016-15 के पेपर अपलोड होंगे, तो वहां से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा जानकारी लेना चाहता है कोई भी मेरी फ्री क्लास की, पेड क्लास की, तो यहाँ पे रोज अपलोड होते हैं, तो आप अपनी फ्री क्लास और पेड क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मेरे से व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई आप इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो रिमाइंडर से है, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर को निकालने के लिए दो अप्रोच हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, अगर डिविजिबल बाय 10 हो। क्लियर? थोड़ा सा बेसिक मैं जरूर बताऊंगा कि आप किस किस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास 10 का डिविजिबिलिटी रूल हो, तो 10 को अगर हमने डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड करूं, तो जो भी ये नंबर है अगर मैं इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख दूं, उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो वही आपका इसका यूनिट डिजिट ही आपका रिमाइंडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान लो 117 डिवाइड बाय 10 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 110 बार कटेगा, 7 आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 57 लिखा, तो 10 बार कटेगा, ये आपका 50 टाइम, 7 आपका रिमाइंडर आएगा। तो जो यूनिट डिजिट है वही आपका रिमाइंडर आ जाता है। जैसे आपके पास 53 है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 3 ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बस इसका यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना था। अब यूनिट डिजिट निकालने का अप्रोच आपको आना चाहिए कि आपको साइक्लिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। साइक्लिसिटी ये कहती है कि लास्ट के जो दो डिजिट हैं उसको 4 से डिवाइड करो, जितना आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा यहाँ से इसकी पावर को, ठीक है, वो आपने इसकी पावर में रख देना है। मतलब यहाँ पर ये 3 तो रखेंगे रखेंगे, ये आपका यहाँ से रिमाइंडर उठा के हम यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड बाय इसको 10 करेंगे, तो कितना आएगा 27/10। तो आप सारे बच्चे बताओ, अगर यहाँ पे 27/10 है तो 27 से डिवाइड मत करने लग जाओ कि सर हम 27 से डिवाइड करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे हम, हमें सिर्फ यहाँ पे लास्ट डिजिट से मतलब है। यही आपके इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर? ये तो है हमारे पास यहाँ पे पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 3 की पावर 2019 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 2018 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, और इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1009 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। फिर मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे 9 की पावर 1009 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। एक्चुअली में मैंने इसको ही यहाँ पर कन्वर्ट करके एक सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, क्योंकि अगर हमने कभी भी रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो याद रखें, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अगर आपके पास 10 है नीचे, तो आप कोई ऐसा फॉर्मेट बनाओ कि इन दोनों का गैप 1 आ जाए। सर एक गैप अगर नहीं हुआ, फिर अलग अलग अप्रोच है हर एक क्वेश्चन की, ठीक है कि नहीं। नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होगा, उसके लिए अलग फॉर्मेट है, यूलर फॉर्मेट अलग है, फर्नट फॉर्मेट अलग है, ऐसे बहुत सी फॉर्मेट है, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, 7-8 फॉर्मेट बन जाती है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वन रिमाइंडर, वन आपका गैप आ गया, तो यहाँ पर आप इसको डीकोड करके लिख सकते हैं 10 माइनस 1, क्योंकि हमें 1 चाहिए ना यहाँ पे, तो ऊपर हमारे पास 1009 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 10। तो 10 आपका 10 से कटेगा, जीरो रिमाइंडर, -1 है, तो -1 की पावर ऑड है। अगर -1 की पावर आपके पास ऑड है, तो जो भी आपके पास डाटा माइनस का है वो माइनस का ही रहता है, ठीक है। और -1 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा -3 डिवाइड बाय 10। याद रखें, अगर ऊपर आपके पास डिनोमिनेटर माइनस में है, अगर हमें हमें उसको यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट करना हो, तो डिनोमिनेटर को ऐड करके हम अपना प्लस लेकर आएंगे, तो यहाँ से भी रिमाइंडर आपका 7 आएगा। ये आपके पास सेकंड अप्रोच है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, आपके पास फिर से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया डिविजिबिलिटी के ऊपर। अगर हमने 7 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो 7 के लिए वैसे तो एक शॉर्टकट भी है, बट आपको शॉर्टकट से सिंपल है कि आप 7 का टेबल पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा आसान है।
तो 7 से सीधे कट कर लो, 7 आपका यहाँ पे 35 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे 29 बचेगा। 29 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितने टाइम चला जाएगा, 28 टाइम तक चला जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास 1 एंड यहाँ से 1 बचेगा, इसको आप डिवाइड करते रहना, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वही चीज। तो 7 से आप इसको जब 18 को डिवाइड करोगे 14 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा और 4 के बाद ये 1 आएगा उसके साथ, तो 41, ठीक है। तो 41 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 35 टाइम्स आपका आपके पास कट जाएगा, बाद में बचेगा 6 और 6 और 2 आ जाएगा यहाँ पे 62 हमारे पास। और फिर आप इसको यहाँ पे फिर से आप 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 56, यहाँ पे 6 एंड 5 बचेगा, ठीक है, ये वाला 5। तो इसके बाद आप फिर से 7 से डिवाइड करोगे 63, यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्लियर। तो 2 बच गया और यहाँ पे P369, तो 2P369 बच गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको भाई ऑप्शन उठाना है, जैसे 1 से उठा के देखो, यहाँ पे 1 रख के देखो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप सेकंड ऑप्शन को ट्राई करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे 21 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 53 आ जाएगा। फिर 7 आप 7 टाइम्स देखोगे 49, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 46 आ जाएगा। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे 6 टाइम 42 आएगा, यहाँ पे 4 और ये वाला 9 आ गया। ये 7 से आपका प्रॉपरली कट हो जाएगा, नीचे 0 आएगा। इसका मतलब ये आपका उत्तर सही है। आपको पेपर में आपको सारे ही अप्रोच लगाने पड़ेंगे, सारे ही ऑप्शन ट्राई करने पड़ सकते हैं, बट जहां पे आपका आंसर आ गया वहीं पे आप छोड़ भी सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, जो आपके पास गिवन है वो आपके पास गिवन है 80 प्लस 0.1 एम, ठीक है। और एम आपके पास अप टू 100 तक नहीं लिखा है, एम सिर्फ 100 डेज तक प्राइस जो है बढ़ता जाएगा अप टू दिस फॉर्मेट, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो 100 डेज तक कितना प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसकी वैल्यू 100 यहाँ पे लगा के चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 रखूंगा तो इसका प्राइस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 90 रुपये। उसके बाद से तो बढ़ेगा नहीं, उसके बाद में तो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी साइड लिखा हुआ है जो डीजल का प्राइस है वो लिखा हुआ है 69 प्लस 0.15 एन, ठीक है। और एन आपके पास कितने तक भी जा सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं दे रखी उन्होंने। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2021 के बीच में इन दोनों का प्राइस कब इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब है इनका प्राइस यहाँ पे 90 रुपए के हिसाब से आना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 0.15 एन और यहाँ पे कितना आएगा 90 माइनस 69, क्लियर। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी, आप इसको माइनस करेंगे 21 और 0.15 नीचे आएगा और पॉइंट आपके हटा के ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत इतनी स्पीड से वहां पे पेपर में भी करनी पड़ेगी। और ये आप इसको कट करेंगे तो 140 दिन लगेंगे, कब, इसके बाद, किसके बाद, पहले दिन के बाद। तो जनवरी के अंदर अगर आप 140 दिन को ऐड करोगे तो टोटल आपको यहाँ पे 20 मई का दिन आएगा, ये आपका सही उत्तर है। एक बात और मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2021 आपके पास यहाँ पे नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का मतलब ये होता है वो आपके पास लास्ट 2 डिजिट है, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे तो नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में 28 फरवरी तक तो ठीक है, बट 29 फरवरी नहीं आएगा। इसलिए जब आप 1 जनवरी से लेकर 140 दिन ऐड करोगे तो आपका आंसर 20 में ही आएगा। अगर ये आपके पास लीप ईयर होता तो आंसर आपका 19 में आता, क्योंकि 29 फेब उसमें आ जाता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ए बायोलॉजी क्लास एट ए हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट ए लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 2021 वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल। स्टार्टिंग में कितने, 50 एनिमल है, और 12 साल के बाद डबल हो रही है, बट स्टार्टिंग में तो 50 ही होंगे। 12 साल के बाद डबल हो रही है तो डबल वाले को फॉर्मेट को हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना होगा, इनिशियली उसकी जो भी पॉपुलेशन होगी 50, क्लियर। डबल का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और पावर हम 0 कर देंगे। पहले साल में तो सिर्फ कोई नहीं बढ़ोतरी होगी, 2 की पावर 0 1, तो पहले स्टार्टिंग में तो 50 ही होगा। ये कब का डाटा लिखा है, जब इनिशियल था स्टार्टिंग में। तो उसके 12 साल के बाद क्या हुआ, उसके 12 साल के बाद क्या होगा कि जो भी पॉपुलेशन है वो आपके पास डबल हो जा रही है। डबल होने का मतलब है कि पॉपुलेशन क्या हो जा रही है, 50 इंटू 2 की पावर 1। अगर मैं यहाँ पर उसके यहाँ पर पहली बार अभी ग्रोथ हुई है, दूसरी बार ग्रोथ करेंगे फिर से 12 साल के बाद फिर से क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल होने का मतलब है जो ये वैल्यू है ये डबल हो रही है। ये वैल्यू डबल होने का मतलब है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम इसकी पावर 2 कर दें, बात तो सेम ही है। तो आपके पास डबल करने के बाद इतनी वैल्यू हो रही है। तो ये आपके पास तीसरी बार, फिर अगर 12 साल का गैप चेक करोगे फिर से इसका डबल डाटा करने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बजाय हम इसकी पावर में उतना रखते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आएगा 50 इंटू 2 की पावर 3, क्लियर। उन्होंने लिखा है आफ्टर एन ईयर्स, यहाँ पर कितना डाटा होगा ये पूछा जा रहा है, क्लियर है डाटा। अब सारे बच्चे इतना समझ चुके हो कि यहाँ पर अगर 12 की वैल्यू मैं आपके पास यहाँ पे लिखूं
तो 12 की वैल्यू के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। आप सारे बच्चे देखो, अगर 12 है तो यहाँ पर आपके पास 1 है, अगर यहाँ पे 2 बारी 12 है तो यहाँ पर आपके पास 2 है, अगर यहाँ पे 3 बार 12 है तो यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ 3 है। तो अगर यहाँ पे n टाइम ऑफ यहाँ पे 12 आएगा तो कितना डाटा होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर यहाँ पे n होगा, नहीं यहाँ पे n डिवाइड बाय 12 होगा, क्योंकि 12 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट आंसर। वैसे भी चेक कर लो, ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेटेड हो गया आपके, एक ही ऑप्शन बचा 12 से डिवाइड करने वाला, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, टोटल जो भी आपके पास स्टूडेंट होंगे वो आपस में 100 मान लेते हैं, 100, ठीक है। उसमें 60% कौन से हैं, इंडिया के हैं, तो 60 यहाँ पे इंडिया से होंगे, और बाकी बचे हुए हमारे पास 40 कौन से होंगे, फॉरनर होंगे, ठीक है। 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, किसमें से, इसमें से 50% है ना, तो टोटल अगर 100 है तो इसमें से 50 अगर गर्ल्स हैं तो 50 ही आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, बॉयज होंगे। आगे बोला गया 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, यहाँ पे इसका 30%, 60 का 30% कितना होगा, इसका 10% 6 होगा, 30% होगा 18, तो 18 इसमें से लड़कियां होंगी। देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज, ये पूछा गया। आप सिंपल देखो, अगर गर्ल्स हमारे पास टोटल है 50, जिसमें से 18 तो ये पड़ी हुई है यहाँ पे, अगर 18 यहाँ पर ये है तो टोटल गर्ल्स हमारे पास 50 है, तो बाकी डाटा यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सीधा सीधा कि 50 में से 18 यहाँ पर है तो बाकी 32 बच गए, तो 32 मेरे पास यहाँ पे गर्ल्स यहाँ पे रही होंगी, क्लियर। 32 गर्ल्स यहाँ पे रही होंगी, और बाकी आपके पास 8 जो बचे होंगे बॉयज रहे होंगे। अगर 8 बॉयज है, उसने पूछा कि यहाँ पर परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज, बॉयज वाले कितने, यहाँ पे 8 है, बट 8 की परसेंटेज किससे निकालेंगे हम, यहाँ पे 40 से निकालेंगे ना, फॉरनर को फॉरनर से कंपेयर करेंगे, तो बॉयज को बॉयज से यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे, तो 8 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20% आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर था, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ए बॉय प्ले विद ए बॉल एंड ही ड्रॉप it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hit the ground and it become back to attain the height of 4/5 of the previous height. Actually में ये वाला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर से भी पूछा जाता है कि हेलीकॉप्टर में हमने एक क्रेजी बॉल को ड्रॉप किया तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, ठीक है। बट इन्होंने क्वेश्चन को इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि 4/5 हाइट वो वापस आती है, the ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter, then what is the number of time ball hit the ground before the बॉल स्टॉप बाउंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझना पड़ेगा कि 1.5 मीटर को सबसे पहले हम 150 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ से उसने बॉल को ड्रॉप किया 150 मीटर से, 150 सेंटीमीटर से, तो बॉल ने यहाँ पे उसने यहाँ पर बाउंस किया होगा, तो पहली बार स्ट्राइक तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद वापिस 150 आने के बाद वो वापिस ऊपर कितना जाएगा, वापिस ऊपर 150 नहीं जाएगा, इतना क्लियर है, बट 150 का 4/5 हिस्सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपलीफाई करोगे यहाँ पे 30, तो 120 मीटर ही ऊपर जाएगा, 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, और 120 आने के बाद वो फिर से 120 को ही नीचे लेकर आएगा अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बार स्ट्राइक हो जाएगा ग्राउंड के साथ यहाँ पे। उसके बाद कितना ऊपर जाएगा बाउंस करने के लिए, तो आगे फिर से 120 का भी आगे 4/5 ही ऊपर जाने वाला है, तो आप इसको कट करेंगे 24, 24 इंटू 4 करेंगे 96, तो ये वाला डाटा आपके पास ऊपर कितना जाएगा, यहाँ तक आएगा, ये डाटा आएगा 96 मीटर ऊपर सेंटीमीटर, तो फिर से 96 ही नीचे आएगा। फिर आपके पास थर्ड टाइम ड्रॉप लग गया, यहाँ पे बाउंस हो गया, ठीक है, ग्राउंड के साथ टच हो गया। फिर 96 का भी आगे 4/5 डाटा ही ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 6 करेंगे यहाँ पे 4, और 2 कैरी जाएगा, 9 और 4 36 और 2 38, तो ये आपको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7, फिर आएगा 30, हमने ठीक कट किया ना, हाँ ठीक है, 7, फिर आएगा हमारे पास 34, 34 आएगा 6.8, तो ये वापस जब जाएगा यहाँ से, ये सिर्फ आपके पास 76.8 मीटर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे टच करेगा, तो फोर्थ टाइम टच हो जाएगा। फिर आगे 76.8 को मल्टीप्लाई बाय 4/5 फिर से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कट करके यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं पहली बार, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना होगा, 8 और 4 32, तो कैरी चला जाएगा, 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा, 6 और 4 24, 24 और 3 27 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी, 7 और 4 हमारे पास 28, 28 और 2 30, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, और आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा 6, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आएगा 0.4, इसके आसपास आने वाला है। आगे कैलकुलेशन आपने पॉइंटों में ज्यादा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से बाउंस करके कितना आ जाएगा, 61.4 ही ऊपर जाएगा यहाँ तक, ठीक है।
फिर 61.4 नीचे आएगा, उसके बाद फिर से इसका 4/5 ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड के साथ 5 बार टच हो चुके हैं। अब कई बार स्टूडेंट 5 बार आंसर मार्क कर देते हैं कि ये इसका उत्तर है। अभी चेक करना है कि आगे कितना हो रहा है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर तक तो वो ग्राउंड से टच करता रहेगा। तो आपसे ये पूछा गया कितने बार उसने ग्राउंड को टच किया। अब यहाँ पर इतना आने के बाद उसने नीचे दोबारा से टच कर लिया है। अब उसके बाद फिर से बाउंस हो गया, बाउंस होके जाएगा कितना ऊपर, आप मेरे को फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और 6 इंटू 4 करेंगे, यहाँ आएगा 2 4 5.6 डिवाइड बाय फिर से 5 करेंगे, कितना कट के आएगा मेरे पास, आप सिंपली कट करोगे, ये आएगा हमारे पास 4। फिर आगे आएगा मेरे पास यहाँ पे समथिंग चेक करो, 40 पर समथिंग आ रहा है, 50 से नीचे आ रहा है, तो इसके आगे आपके पास कंटिन्यूटी में ग्राउंड से टच वो नहीं करेगा। तो ग्राउंड से टच नहीं करेगा तो आपके पास टोटल ग्राउंड से 5 बार टच हुआ, तो इसका उत्तर ये ठीक है। बट अगर मान लो ये आपके पास 5 समथिंग होता, 5 समथिंग होता, तो ये ग्राउंड से टच दोबारा से कर देता है। क्लियर है? एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 4 करेंगे 6, 1 कैरी चला जाएगा, ये 4 इंटू 1 5, और 6 और 4 24, ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ये आपके पास नियर अबाउट बात करेंगे कि 48 के आसपास रहने वाला डाटा है, ठीक है, 48 49। तो इसके बाद अगर वो बाउंस किया भी यहाँ से, तो उसके बाद उसने ये बोला हुआ है कि वो यहाँ पे ग्राउंड को टच नहीं, उसके बाद ग्राउंड को टच नहीं करेगा, बॉल स्टॉप कर देगी बाउंसिंग को, ठीक है, जब 50 से कम होगा। तो 50 से कम हो गया 48 के समथिंग, तो 5 बार टच हुआ, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर होम। यहाँ से एक बैंक ड्राइवर है, उसने साउथ की ओर जाना शुरू किया। जिनको नहीं पता, आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। उसने यहाँ पे एक बैंक ड्राइवर ने यहाँ पे साउथ को जाना शुरू किया, और कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर चला गया, ठीक है। और उसने जाते जाते फिर आगे जाके लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर चला गया। अगर कोई पर्सन नीचे आ रहा है तो इसका लेफ्ट इधर को होगा, और इधर आके उसने 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ गया होगा। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, 40 किलोमीटर चला गया। अगर इधर को जा रहा है तो लेफ्ट लेगा 40 किलोमीटर, तो 10 तो यहाँ तक ही आएगा। इसके अलावा 30 मीटर ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मिक्स हो गया तो थोड़ी छोटी बना लेते हैं। 10 किलोमीटर यहाँ से, फिर आपके पास यहाँ पे 20, फिर ऊपर को जाएगा 40, ठीक है। ये हमारे पास अभी तक का डाटा है, 40 तक हमने बना लिया। देन शी टर्न टू राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। यहाँ से अगर राइट लेगा तो 5 किलोमीटर इधर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देन शी अगेन टर्न टू राइट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर। यहाँ से अगर 30 किलोमीटर आएगा, सिंपल सा फंडा है, जो यहाँ पे था डाटा वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि अगर 40 ऊपर गया था तो 10 होगा, ये 30 होगा, और 30 नीचे आ गया तो यहाँ पे आ चुका होगा। क्लियर है डाटा राइट लेने के बाद। अब उसने बोला यहाँ पर आने के बाद, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड द हर हाउस। तो आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया, ये वाला दूरी कितना है, पहली बात तो ये वाला 20 आएगा। फिर ये वाली दूरी कितनी है, 5 आएगी, ये वाली दूरी 5 आएगी, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन इधर आ चुका है गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट इज 10। अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो आपको यहाँ पे जैसे 7 लिखा मैंने, फिर आप 7 यहाँ पे लिखने के बाद इसमें जीरो में क्या आगे नंबर रखें कि इनका डिजिट का सम आपके पास 10 आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 7 है, तो यहाँ पे मैं जीरो रख के यहाँ पे 3 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको ऐड करूंगा, तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 10 आएगा। या फिर मैं 7 के बाद इसको 1 और 2 लिख सकता हूँ, या 7 के बाद इसको मैं 2 और 1 लिख सकता हूँ, या 7 के बाद इसको मैं 3 और 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं आएगी, तो 4 कंडीशन मेरे पास यहाँ पे सीधी सीधी पड़ी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद में लेकर जाएंगे 8 वाली सीरीज आएगी, तो 8 0 2 लिख सकते हैं, फिर 8 1 और 1 लिख सकते हैं, फिर आप 8 और यहाँ पे आपको 2 और 0 लिख सकते हैं। तो 3 कंडीशन यहाँ पे होंगी, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, इनको ऐड करने के बाद 10 आएगा। फिर आप चेक कर सकते हैं 9 वाली कंडीशन, 9 और 0 और 1 लिख सकते हैं, 9 और 1 और 0 लिख सकते हैं, तो 2 कंडीशन यहाँ पे आएंगी, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितनी होगी 9, तो 9 कंडीशंस बनेगी, ये आपका सही उत्तर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास से कुछ पोजीशंस गिवन है सीक्वेंस के अंदर, तो पूछा गया कि सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपके पास सिंपल अपने ध्यान रखना है, जैसे 8 और यहाँ पे 4 आने का मतलब है कि इसका हाफ हो गया, तो 5 का हाफ करोगे तो ए की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। और 4 से आपके पास ये 6 चला गया, तो आपको कुछ सिंपल ध्यान रखना है कि 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पे भी आप इसको यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 रहा होगा। आगे इसने यहाँ पर 15 लिख दिया, तो 6 से लेकर 15 आने का तरीका सिर्फ आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कि x हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को कि आपके पास 15 आ जाए, तो वो कौन सा नंबर रहा होगा, वो रहा होगा मेरे पास यहाँ पे 5/2, ठीक है। इनडायरेक्ट में बोलूँ तो ढाई रहा होगा 2.5, तो अगर आप यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा
तो मतलब इस डाटा को आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे यहाँ पे, तो लास्ट में आप देखोगे यार 555 बार बार आ रहा है, तो 375 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन लग रहा है मुझे सही। आप सिंपलीफाई कर लेना इसको, यही डाटा आएगा, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जो डाटा ऊपर है वही डाटा सीक्वेंस सेकंड में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अगर ए पर्सन एक्स फ्रॉम प्लेन ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी, सॉरी प्लेस है, प्लेन नहीं है यहाँ पे, प्लेस आएगा, ठीक है, प्लेस बी set out at the same time to walk toward each other. The places are separated by a distance of 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक पोजीशन हमारे पास ए है, दूसरी पोजीशन है बी। तो इनकी दूरी आपस में कितनी दे रखी है, उन्होंने 15 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। उन्होंने लिखा है जो एक्स वाला पर्सन है इसकी स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाला पर्सन है आपके पास 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये इधर को जा रहा है। और जो वाई से चल रहा है वो क्या करता है, यहाँ पे वाई से चलने वाला पर्सन वो करता है हमारे पास, पहले 1 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, फिर उसने अपनी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 1.25 कर लेनी है, फिर उसने यूनिफॉर्म स्पीड 1.5 कर लेनी है। इनडायरेक्ट में बात करें तो 0.25 किलोमीटर के हिसाब से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है हमेशा, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर है, बाद में 1.25 है, फिर उसके बाद आएगी हमारे पास 1.5 आएगी, फिर 1.75 आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। उसने पूछा है इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछा है। दे मीट आफ्टर 5 आवर। तो कई बार स्टूडेंट है इसको प्रॉपरली सॉल्व करने लग जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका जल्दी नहीं आ सकता, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, ऑप्शन सी उठाना पड़ेगा। कैसे, जैसे 5 आर है उसने बोल दिया, तो आप ए वाले को चलाओ ना, सीधा का सीधा 5 आर, इसका तो फिक्स है कि ये 5 घंटे के अंदर कितना जा सकता है, 7.5 किलोमीटर जा सकता है। मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा 7.5 किलोमीटर, जो कि इसका मिड पॉइंट है। तो ए 5 घंटे के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच गया। तो इनको भी चेक कर लो, जैसे 1 और 2 और 3 तो और 4 घंटे तो लिखे ही पड़े हैं, तो 0.5 से बढ़ा 25 से बढ़ा देंगे तो 5वें घंटे में कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। इनको ऐड करके देखो, इनको ऐड करने के बाद ये भी आपका 7.5 ही आएगा। अगर ये यहाँ पर ये 7.5 आ गया तो मतलब कि ये हुआ कि 5 घंटे के बाद मिलेंगे। ऊपर से 15 किलोमीटर का हाफ ही तो है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे मिलेंगे, इसका मतलब ये दोनों के दोनों ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A student appear in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these paper are in the proportion 5, 6, 7, 8, 9, 10. Overall, he scored 60%. In how many per numbers of paper did he score less than by 60% of the maximum marks? मतलब यहाँ पर आप सीधे सोच लो कि यहाँ पर जो 5, 6, 7 आपके पास ये नंबर दे रखे हैं, आप इसको ना रेशो वाइज लोगे तो आप इसको 50 भी मान सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ 50, 70 अभी भी मैं बताता हूँ, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे आपकी काफी आसान हो जाएगी। आप इसको 5, 6, 7 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग लेकर जाओगे तो ये 450 आएगा, जो कि टोटल नंबर्स का 60% है। टोटल नंबर 6 सब्जेक्ट का जो भी रहा होगा उसका 60% मेरे पास यहाँ पे 450 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली डाटा विजिबल हो जाएगा कि क्लियरली एक बंदे जो भी टोटल मार्क्स रहे होंगे 6 के 6 सब्जेक्ट का, वो टोटल नंबर का ही 60% है ना। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आप इससे कट कर लो, इसको सीधे कट कर लो 20 के टेबल पे, और इसको कट कर लो 150, 150 इंटू 5 करेंगे 750 नंबर टोटल। तो टोटल 6 पेपर है, 6 पेपर अगर इसके हिसाब से मिले होंगे तो एक पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 125 रहा होगा। आप सिंपली चेक कर लो कि एक पेपर का अगर मैक्सिमम मार्क्स 125 रहा होगा, तो 125 में से अगर आपको मैं सीधा सीधा बोल दूं कि 125 का 60% क्या होगा, तो आप सीधा चेक कर लोगे 60% क्या होगा, 3/5, 5 इससे कट करेंगे 25, 25 इंटू 3 करेंगे 75। तो भाई 75 नंबर आने चाहिए थे, ये नंबर कम हो गए 60% से, ये भी कम हो गए और ये भी कम हो गए, ये तो नहीं हुए कोई भी। तो 3 पेपर आपके कम हो गए 60% से, तो ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6 से हमने इसलिए डिवाइड किया कि 125 नंबर आपके मैक्सिमम पर टॉपिक आ जाए, पर सब्जेक्ट आ जाए। तो उसका 125 का 60% से कितने नंबर कम आए हैं, पहले तीनों की आए हैं, तो यही आपका उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 120 पर्सन 80 आर इंडियंस, 120 हमारे पास टोटल पर्सन है, जिसमें से 80 हमारे पास कौन है, इंडियन। तो बाकी 40 कौन होंगे यहाँ पे, फॉरनर। उसने बोला है फर्दर 120 में से डाटा में से जो 70 लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी जो आपके पास 50 बच गए वो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। उन्होंने पूछा है इंडियन ऐसे बताओ जो कि इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। आप सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करके चलो कि अगर मैं बात करूं कि मान लो पहली कंडीशन तो ये लगाई जा सकती है कि 40 के 40 फॉरेनर जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। 40 के 40 अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो बाकी 30 बचे हुए वो इंडियन हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन से 30 इंडियन आएंगे जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये भी तो हो सकती है कि सारे के सारे इंडियन ही इंग्लिश बोल रहे हो सकता है ये भी।
क्या पता इनको यहाँ पे संस्कृत या इनकी कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला टोटल में से इंग्लिश वाले 70 हैं, तो 80 में से अगर मैं बात करूँ 70 अगर हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी बात है, 80 टोटल हमारे पास इंडिया के हैं, उसमें से 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी 10% आपके पास जो बच गए वो आपके इधर चले जाएंगे इस कैटेगरी में। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं दूसरी कैटेगरी से अकॉर्डिंग कि 70 इंडिया वाले ऐसे जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इनकी रेंज कहाँ से आएगी, 30 से 70 के बीच में आ सकती है, तो 30 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर ऑल द 3 digit नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट ऑब्टेनिंग यूजिंग 3 नॉन-जीरो डिजिट एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट एस बी द सम। तो आपके पास यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, आपको ये नंबर सोचने पड़ेंगे। पहले तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर ले सकते हैं। जैसे पहले 3 लिख लो, फिर 6 लिख लो, 9 लिख लो, क्योंकि 3 के मल्टीपल भी चाहिए ना हमें। फिर आप यहाँ पे 3 को यहाँ पे लिखो, इसको 9 और 6 लिख लो। फिर आप 6 को यहाँ पे लिख लो, इसको 3 और यहाँ पे 9 लिख लो। फिर 6 को यहाँ पे लिखो, 9 और 3 लिख लो। फिर 9 को यहाँ पे लिखो, 3 और 6 लिख लो। 9 को यहाँ पे लिखो, 6 और 3 लिख लो। सबका जो एडिशन है, जो सबका एडिशन है उसको एस का नाम दिया हुआ है, तो सबको ऐड कर लो। 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 यहाँ पे है, 9 और 9 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 6 आएगा, 3 कैरी जाएगा, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं, ये भी 36 ही आएगा। 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यहाँ पे 3 कैरी जाएगा, ये भी हमारे पास 39 ही आएगा। ये जो आपके पास डाटा निकल के आया है, ये नंबर आपके पास 74 से डिविजिबल है, आप चेक कर लो 74 से प्रॉपर कट जाएगा। 9 से डिविजिबल है, हाँ प्रॉपरली 9 से भी कट जाएगा, तो बोथ आर ट्रू, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। देयर आर टू क्लास ए एंड बी हैविंग 25 30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। इन क्लास ए हाईएस्ट स्कोर इज 21, लोएस्ट इज 17। इन क्लास बी हाईएस्ट इज 30, लोएस्ट इज 22। फोर स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। अगर 4 पर्सन हम इधर से इधर को भेज देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, एवरेज स्कोर ऑफ द बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, एवरेज स्कोर ऑफ द ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। सिंपल सी बात तो ये है कि अगर कोई भी आप में से यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ पे भी आप पढ़ते हो, इस क्वेश्चन के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके पास 25% है, यहाँ पर 30% है। 25 से अगर हमारे पास यहाँ पे 4% इधर जाएंगे तो यहाँ पे 21% बचेंगे, यहाँ पे 34 बचेंगे, ठीक है। अब जब डाटा आपके पास इधर से इधर जाएगा, उसने बोला बोला है हाईएस्ट हमारे पास इतना है, लोएस्ट हमारे पास इतना है, ठीक है। और यहाँ पर लो आपके पास यहाँ से देखो, यहाँ पे डाटा आपके पास कम हुआ है, ठीक है। 21 से 17 या वाला डाटा जो है, ये डाटा आपके पास बी में जा रहा है, तो ये डाटा आपके पास कम हो गया, इसकी आपके पास एवरेज भी कम ही दे रखी है। उन्होंने जो अप्रोक्सीमेट डाटा है वो भी आपके पास कम दे रखा है, तो ए को तो डिक्रीमेंट ही होना चाहिए था, इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। और इसका डाटा कम है, 17 से 21 तक का डाटा जो है वो कम है एज कम्पेयर टू 30 एंड 22। तो जब आपके पास 4% यहाँ पे आएंगे तो बाकी पर्सनों की एवरेज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये आपके पास टोटली ट्रू लिखा हुआ है, ये तो देखकर ही पता चल रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो ये अप्रोच से भी कर सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, तो उस अप्रोच को लगा के भी आप इसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये डाटा आपके पास गिवन है एक टेस्ट क्रिकेट का, तो इसके ऊपर पूछा गया हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच, कौन सा फास्टर है जिसने यहाँ पे स्कोर लगाए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल बातों में चेक करूँ तो सिंपल आप इसमें ये चेक करो कि यार ए ने कितने स्कोर लगाए कितनी बॉल्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर ए के बारे में चेक कर लेता हूँ कि ए के पास रन कितने और बॉल कितनी है, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूँ तो सिंपल आप वर्बली ऐड कर सकते हैं, 1 और 5 को ऐड करेंगे, 1 और 4 को ऐड करेंगे 5, और 6 को और 1 को ऐड करेंगे यहाँ पे 6 एंड 1 को ऐड करेंगे यहाँ पे 7, और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 9 और 6 हमारे पास यहाँ पे 15, और 1 कैरी चला जाएगा तो ये 10, 10 और 7 हमारे पास 17। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट में चेक करो तो अप्रोक्सीमेट में ये आपका 1/3 भी नहीं है, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 0.3 से आसपास ही है, ठीक है। आपको वर्बली चेक करना है 0.3 के आसपास, कैसे मैं अभी समझाऊंगा आपको। आप यहाँ पे चेक करो इसके स्कोर कितने आगे, टोटल हमारे पास 55 स्कोर है, इसकी बॉल कितनी है हमारे पास यहाँ पे 12 और 87 मतलब 97, ठीक है। इसको आप आसपास चेक करो, इसके 50% के आसपास है, 50% समझते हो, हाफ करना। इसका यहाँ पर 50% कितना होगा, इसका 50% होगा, इसका हाफ करोगे 87 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो नहीं है कि 50% से कम है, ये 50% के अप्रोक्सीमेट तक है, ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये आपके पास 20 ए से बी वाला तेज है, ए से बी वाला तेज है। बाकी सारे मत चेक करो, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। सी को तो चेक करके देख लेते हैं, वर्बली चेक करो, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35,
ये 50 और 75 कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद आपके पास 125। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, 50% भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेक करोगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25, और 50 और 55 कितना हो जाएगा 105। ये तो 25% भी नहीं है इसका, तो 1/5 भी नहीं है। ठीक है, 1/4 भी नहीं है। तो ये बी सबसे फास्ट आ रहा है, ये आपका 50% के आसपास है, इट मीन बी इज द फास्टेस्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। Half of the villager of a certain village have their own house. 1/5 of the villager have a cultivate paddy. One third of the villager are literate. 4/5 of the villager are 25 years lesser under the 25 year. ठीक है, तो उनसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। All the villager who have their own house, that is what, that is the half of the villager which is 50%। क्लियर। तो उसने बोला है सारे के सारे लिटरेट है। लिटरेट वाले कितने, वन थर्ड। वन थर्ड का मतलब होता है 33%। भाई 50% तो जिनका वो था, जिनका खुद का घर है, और 33% है लिटरेट, तो 50% 33% कैसे बनेंगे भाई, ये तो आपके पास टोटली गलत है, तो पहला ऑप्शन हो। दूसरे की बात करें, सम विलेजर अंडर 25 ईयर्स ऑफ आर लिटरेट। यहाँ पर आपके पास इससे 25 साल से कम कितने हैं, 4/5। 4/5 का मतलब होता है 80%। और उसने बोला लिटरेट, 1/3 कितने हैं हमारे पास लिटरेट। तो उसने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर सम ऑफ द विलेजर, हाँ इसमें से कुछ विलेजर ये हैं कि लिटरेट हो सकते हैं, ये आपका काफी हद तक ठीक है। क्लियर, यही इसका सही उत्तर है। आगे वाला चेक कर लो। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। आपके पास 1/5 आपके पास कितने कल्टीवेट वाले हैं, तो 1/5 क्या होता है 20%। तो 20% से उसने बोला है कि ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। इसका हाफ डाटा कितना होगा 10%। अब 10% इसमें से डाटा आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये गलत है, ऐसे ही आपका ये भी गलत आएगा। ठीक है, ओनली सेकंड मस्ट बी द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जय एंड विजय स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन एंड पेंसिल ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। इफ जय जो है हमारे पास है वो बाउट करता है 3 पेन, 3 पेन और 5 पेंसिल, तो इसको जो भी खर्चा आया होगा वो विजय के बराबर होगा। विजय ने क्या किया है, 2 पेन बाय किए, साथ उसने यहाँ पे पेंसिल बाय किए, तो ये इसके बराबर आएगा। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो x की वैल्यू 2y आएगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, x हमारे पास क्या है पेन है, और y हमारे पास क्या है यहाँ पे पेंसिल है। ठीक है, तो उसने ये बोला कि प्राइस जो हमारे पास पेन का है वो 2 टाइम्स है क्या पेंसिल से, बिल्कुल 2 टाइम्स है, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ पे x/y की रेशियो निकालोगे 2/1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 2:1। इसका मतलब है कि आपके पास पेन अगर 2 रुपए का है तो पेंसिल 1 रुपए की होगी, ये इसका सही उत्तर है। क्लियर, थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन, और जो क्यू है वो स्कोर करता है 10% लेस मार्क्स देन द पी। अगर मैं यहाँ पर क्यू एंड पी की बात करूँ, वो 10% यहाँ पे कम है, किससे, पी से। अगर पी के पास मान लो 100 नंबर है, तो क्यू उससे 10% कम है, तो क्यू के पास 90 नंबर होंगे। अगर मैं इस परसेंटेज की बात करूँ, अगर हम यहाँ पे रेशियो रखेंगे तो कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे 9:10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है पी जो है हमारे पास 40 नंबर ज्यादा है क्यू से। पी हमारे पास यहाँ पे रेशियो में कितना ज्यादा है, 1, और गिवन कितना है 40। अगर एक की वैल्यू 40 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 360। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब ध्यान रखें सारे बच्चे, अगर क्यू पूछा तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे, अगर पी पूछा होता तो हम यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। A person P asked one of his three friend X as to how much money he had. X replied, "If Y gives me rupees 40, then Y will have half of as much money that has Z." मतलब यहाँ पे X के पास कुछ पैसे Y के पास है, कुछ पैसे Z के पास हैं, बट लिखा हुआ है कि X जो है अगर वो यहाँ पे 40 रुपए मुझे दे दे, ठीक है। मान लो इसके पास कितने रुपए हैं, A रुपए है, ठीक है। A हम एक टर्म ले लेते हैं। तो अगर A रुपया है तो A में से इसको 40 रुपए यहाँ पे दे दे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 40 रुपए कम हो जाएंगे। जब 40 रुपए कम हो जाएंगे तो ये जेड के पास जितने भी पैसे थे उसका हाफ पॉइंट आ जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है। क्लियर हो गया डाटा। और आगे लिखा है कि जेड अगर यहाँ पे 40 रुपए दे दे इसको, अगर जेड आपके पास यहाँ पे इसको 40 रुपए दे दे तो सबके पास पैसे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर। अब सबसे पहली कहानी तो यही है कि ए का फंडा क्लियर कर लें यहाँ पे, कि ए के पास क्या है 40 रुपए दे दिए, तो जेड के पास कितने होंगे स्टार्टिंग में, जेड के पास होंगे ए के अंदर 40 रुपए ऐड करके डिवाइड बाय हम यहाँ पे 2 कर दें। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी तो हाफ आएगा, और ये पैसे इसने यहाँ पे इसको दिए हैं तो यहाँ पर इसके पास 40 रुपए ज्यादा होंगे इससे। अगर वाई ने इसको 40 रुपए दे दिए हैं तो जेड के पास 40 रुपए ज्यादा होंगे उससे, उसके हाफ के बराबर आ जाता है। क्लियर है डाटा। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे 2a - 40 इक्वल टू a,
सॉरी यहाँ पे 80 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 120। अगर ए की वैल्यू 120 आएगी तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि वाई की वैल्यू 120 है, ये तो हमारे पास क्लियर डाटा है, ठीक है। और अगर हमारे पास वाई का डाटा ये आ चुका है तो यहाँ पर ए की वैल्यू 120 रखने के पास ये डाटा आ चुका है, तो इसके पास कितना रुपया होगा, इसके पास उससे 40 रुपए ज्यादा है, तो इसके पास होंगे 120 प्लस 40, इसके पास 160 रुपए होंगे। और अगर ये 160 रुपए में से उन्होंने लिखा है कि 40 रुपए यहाँ पे दे दे तो सबके पास बराबर पैसे आ जाते हैं। अगर ये 40 रुपए इसको देगा यहाँ पे तो इसके पास 120 हो गए, इसके पास पहले 120 है, तो इसके पास पहले 80 रहे होंगे ना, तभी तो इसके पास 40 रुपए लेने के बाद 120 होंगे, तो इसके पास 80 होंगे। इसका मतलब x के पास 80, y के पास 120, z के पास 120। तो जब सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 360, तो टोटल पैसे इतने होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं 20 के ऊपर। इन ए ऑब्जेक्टिव टेस्ट type test 90 questions are there, 5 marks are allotted for every correct and 2 marks deducted for every wrong answer. After attempting 90 question a student got 387 marks. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सही होने वाले क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सही होने वाले को ट्रू लिख लेते हैं, टी से एक्स से नाम लिख लेते हैं। जो सही होने वाले क्वेश्चन है वो है एक्स और जो गलत होने वाले क्वेश्चन है वो है वाई, ठीक है। सही और गलत को मिलाकर क्वेश्चन कितने बनेंगे हमारे पास 90। और उसने ये भी लिखा है कि अगर सही वाले की बात करें तो एक क्वेश्चन सही करने के बाद 5 नंबर मिलेंगे, और अगर मैं एक क्वेश्चन गलत कर देता हूं तो उसके बदले में से 2 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बदले में आपको 387 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे डाटा, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर आएगा 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल टू 387। अब जब हम इनको यहाँ पे उसने पूछा क्या हुआ, उसने पूछा यहाँ पे कि इनकरेक्ट वाले बताओ ना, तो हमें y फाइंड करना है यहाँ पे सीधा सीधा। तो आप क्या करो x को बराबर कर लो, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई जब आप यहाँ से करोगे ऊपर वाले डाटा को, तो ये डाटा कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा कि 5 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू 450। क्लियर। नीचे वाला डाटा आपका सेम ही रहेगा 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2y दैट मस्ट बी इक्वल टू 387। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे ये कट जाएगा और ये आपके पास ऐड हो जाएगा 7y। इनको आप माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 14 में से आप 8 माइनस करोगे 6। क्लियर। तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी नहीं आ रही है, यहाँ पे 9 आ रही है। इसका मतलब 9 क्वेश्चन उन्होंने गलत करवाए हैं यहाँ पे। ये आपका सही क्वेश्चन है, सही उत्तर है, ठीक है। अदरवाइज जिन बच्चों को मिक्सचर एलिगेशन आता है वो उसका भी यूज करके आंसर ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ सिंपल से आइडिया से, तो आप इसको सीधा सीधा डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं कि 5 के 5 नंबर आपके जो मिले हैं अब हर एक क्वेश्चन के सही करने के। मान लो कि आपने 90 के 90 क्वेश्चन सारे के सारे ट्रू कर दिए, सही कर दिए, तो कितने मार्क्स मिले होंगे 450। अब मान लो कि सारे के सारे 2 नंबर के हिसाब से आपने गलत कर दिए, सारे के सारे 90 गलत करेंगे तो फॉल्स करने पे आपको स्कोर कितना मिलेगा -180 का। और मिला कितना आपको 387 का, तो यहाँ पे 387 लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 63, और यहाँ पे आपको इनका भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियर। तो जहाँ पे हम इनका डिफरेंस लेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे, 7 और 0 कितना हो जाएगा 7, 8 और 8 16, और 1 कैरी जाएगा तो ये आएगा मेरे पास इतना, ठीक है। आप इसको जब रेशो में कट करेंगे तो रेशो आएगा मेरे पास 9:1। टोटल कितना आएगा 10। 10 की वैल्यू आपके पास 90 क्वेश्चन दे रखी है, फॉल्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 की वैल्यू 9 रही होगी। ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर आपसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे ऐड क्यों किया, यहाँ पे माइनस क्यों किया, एक्चुअली में क्या फर्क पड़ता है इन दोनों के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर एलिगेशन का रूल कहता है कि हमारे पास जो सी होता है ना, ये वाला डाटा, ये सी आपके पास यहाँ पर या तो ए से ग्रेटर होगा और बी से यहाँ पे छोटा होगा, या फिर उल्टा होगा। मतलब इसको समझ लेना कि जो सी वाली वैल्यू है वो एक से छोटी और बड़ी होनी जरूरी है, ठीक है। बाकी इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। बट अगर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे यहाँ पे 2 आएगा। बट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ ये वाले की, तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस का 7 यहाँ पे लिख दूं तो इनका डिफरेंस तो ठीक आएगा 3, बट इनका डिफरेंस आपके पास 15 आएगा, क्योंकि -8 से पहले हमें यहाँ पे 0 तक लेकर आना पड़ेगा डाटा को, फिर आगे बढ़ा के +7 तक जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। यहाँ से यहाँ तक का डाटा कितना आएगा 15, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे ना, तो इस वजह से आपका यहाँ पे इन दोनों को एडिशन से लिखा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया नंबर सिस्टम में से। इसका अगर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बोलूँ तो सीधा सीधा फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक आपको अप्रोच अगर समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आपका आधे मिनट का है। अगर मैं यहाँ पे पी की वैल्यू की बात करूँ, पी अगर मैं 1 रख लूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई डाटा तो रखना पड़ेगा, तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो पी को 1 रख के देखोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो 1 और 1 को यूनिट डिजिट को ऐड करोगे, लास्ट में 2 तो नहीं आ सकता, मतलब p कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर? तो सिर्फ माइंड के अंदर सोचना है कि 2 रखने पे आ जाएगा क्या? 2 रखने पे तो लास्ट में 8 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो p को 3 रख के आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे 3 है, इसके p की जगह में मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4p है, मतलब 4 3। फिर आपके पास pp है, फिर आप इसको 3 3 लिखेंगे, फिर आपके पास pp है, तो फिर आप इसको 3 3 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 2, और 1 कैरी चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 142। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आर है वो कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग, वो आएगा मेरे पास 1। क्या वो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, एक हमारे पास ये डाटा आया। दूसरा, आप इसको यहाँ पे पी को और भी तो नंबर सोच सकते हैं। पी आप 4 रख के देखोगे तो भी यहाँ पे 2 नहीं आएगा। 6 रख के देखो, 5 रख के देखो, 7, 8, 8 के ऊपर आ जाएगा। 8, 8 को 4 बार रखेंगे तो 32 आएगा, 32 लास्ट में 2 आएगा। तो p में भी इक्वल टू 8, p में भी इक्वल टू 8, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3 8, यहाँ पर आएगा 4 8, फिर आगे आएगा 8 8, फिर आगे आएगा 8 8। तो जब हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, और ऊपर कैरी चला जाएगा 3, ये आएगा 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 8 8 26। तो मेरा दूसरा डाटा कितना बन के आएगा 262 बन के आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो आर है वो कितना आएगा 2, और क्या वो कितना आएगा, वो आएगा 6। बट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे इनका अर्थमेटिक सम पूछा गया है। अर्थमेटिक मीन और कुछ नहीं होता, वो एवरेज ही होता है। एवरेज होता है हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर। तो जो हमारे पास पॉसिबल सम है उनको सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 0, और 1 कैरी जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, दैट इक्वल टू 202, एंड दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। पी क्यू और ये डाटा आपके पास गिवन है, और पी क्यू आर आपके पास डिफरेंट डिजिट है, आर नॉट इक्वल टू 0। तो ये डाटा पूछा गया कि किसके बराबर होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पी एंड क्यू है, इसको प्रोडक्ट करना है 3 के साथ, तो डाटा बनेगा वो बनेगा आर क्यू एंड क्यू। आप सबसे पहले क्यू की वैल्यू को इमेजिन कर लो, आर की और पी की वैल्यू बाद में इमेजिन होगी, क्योंकि वो आपका यूनिट डिजिट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू को आप माइंड के अंदर ही आप यहाँ पे 1 सोच के देखो। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 1 1 आएगा, बट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 3 आना चाहिए। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? माइंड में सोच के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यू को 2 रख के देखेंगे तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 6 गलत हो गया। फिर आप इसको 3 रखो, 4 रखो, 5 रखोगे तो आपका आंसर काफी हद तक बन जाएगा, क्योंकि p इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे r और यहाँ पे 5 एंड 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने q को 5 रखा। हमें पता है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 15 आएगा, तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। तो ये आपका यहाँ पे 5 ही है, ये ठीक है, बाकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि यहाँ पर p की वैल्यू सोचो, तो आप माइंड के अंदर सोच के देखो। p आपके पास यहाँ पर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर कोई भी डाटा हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, आप यहाँ पे 1 रख के देखो, 15 आएगा, 15 इंटू 3 करेंगे 45, तो ये 45 तो नहीं है। आप यहाँ पे 2 रख के देखो, 25, 25 इंटू 3 करेंगे 75 भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू 3 डिजिट है, 2 डिजिट थोड़ी होगी। तो यहाँ पे आप रख के देखोगे, अब यहाँ पे 4 रख के देखो, 3 से सॉरी 3 रख के देखोगे, 3 रख के देखेंगे तो p हमारे पास आएगा 35 इंटू 3। तो जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, 1 कैरी जाएगा, 165 आएगा, बट लास्ट में 65 नहीं ना, हमें डबल 5 चाहिए, तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। तो आप 4 5 6 कोई भी नंबर रखो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी सिवाय 8 के। हम p को 8 रखेंगे, तो आप सारे बच्चे चेक कर लो। अगर मैं 85 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आपके पास यहाँ पर 5 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 24 और 1 25 आएगा, तभी आपके पास ये डाटा है 255 आएगा, तब ये 55 आपका इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्लियर है कि p हमारे पास 8 रहा होगा, और इसका मतलब ये है कि हमने जो क्या सोचा था वो भी ठीक सोचा हुआ है, और r हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है डाटा? और उन्होंने क्या पूछा, ये डाटा पूछा, तो इसका पूछने का मतलब क्या है, 8 प्लस आर कितने हैं हमारे पास 2 डिवाइड बाय क्यू। क्यू कितना है मेरे पास यहाँ पे 5,
तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 3 पॉइंट पी क्यू आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे काफी बार बच्चों को मैं देखता हूँ जैसे नंबर लिखा है ना पी क्यू आर, वो वैसे लिख लेते हैं, बट ये आपका सी सेट का पेपर है, इसके डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी होती। पहले चेक करो कि लिखा क्या है। पी क्यू और क्यू आर की रेशियो है 3:5, मतलब पी से क्यू की वैल्यू 3 है और आगे क्यू से आर की वैल्यू 5 है। ठीक है। इफ एन इज ए नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू पी आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अगर आपके पास यहाँ पर पी क्यू पी आर की क्या यही अप्रोच हो सकती है, क्या कोई और अप्रोच भी बन सकती है। एक तो अप्रोच हमारी ये डाटा बना ही चुका है कि एक हमारा ये फॉर्मेट हो सकता है कि पी क्यू आपके पास हो, क्यू आर आगे हो और क्यू आपका मिडल में हो। दूसरा मैं ये भी तो बना सकता हूँ, इन दोनों में चेक करके देखो पी आपका मिडल में है, तो हम यहाँ पे डाटा पी का भी मिडल में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पी से लेकर क्यू तक का डाटा है वो 3, और मैं आर इधर लिख लेता हूँ। आर से लेकर क्यू तक का डाटा है 5, तो इनका डाटा आपस में 2 रखा जा सकता है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है दूसरी। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे 2, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। On a chessboard, in how many different way can 6 consecutive square be chosen on diagonally along the straight path? अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो चेस बोर्ड के अंदर अगर आपको रो एंड कॉलम पता है तभी आपका ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि चेस बोर्ड थोड़ा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, बट आप ध्यान रखना 1 और 2 आगे हमारे 3, यहाँ पे आगे हमारे पास यहाँ पे 4, फिर हमारे पास 5 और 6, उसके बाद हमारे पास 7, उसके बाद मेरे पास 8। इसके अंदर टोटल हमारे पास यहाँ पे कॉलम कितनी होती है, 8, और रो भी हमारे पास 8 ही होती है। ठीक है। बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनाई जा सकती है। जैसे 1, फिर आपके पास यहाँ पे 2, फिर आपके पास यहाँ पे 3। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे बना लेंगे हम 4, फिर एक और बना लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 बन चुकी है रो हमारे पास। उसके बाद हम 2 रो और बना लेंगे। ठीक है। मैं बनाने के लिए आगे बना सकता हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, हम यहाँ पे मिडिल में बना लेते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे बना लेते हैं फॉर अवर कंसर्न। तो आप सारे बच्चे एक बार उसको चेक कर लेना, बराबर डब्बे होते हैं, तो वो आपके पास 8 रो एंड 8 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है। डायगोनली की बात करूँ तो डायगोनली में ना मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ, ए बी सी और ये डी और ये ई और ये एफ और ये जी और ये एच। उन्होंने पूछा डायगोनली हम कितने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान रखो, 1 से लेकर 6 तक तो मैं यहाँ पे 6 स्क्वायर डायगोनली सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले 1 2 3 4 5 6 ये वाले स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें तो मैं आगे वाले में 2 से लेकर 7 तक भी कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 से लेकर 8 तक भी कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं ए से लेकर एफ तक कर सकता हूँ, चेक कर लो कौन कौन से नंबर है। बी से लेकर जी तक कर सकता हूँ, सी से लेकर एफ तक कर सकता हूँ। तो 3 पेयर मैं यहाँ पे डायगोनली इधर बना सकता हूँ, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरा डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। तो 6 इधर, 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, टोटल 6 सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। यूजिंग 22333 एज डिजिट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 3 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। 30,000 के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर पहला डिजिट तो फिक्स हो गया इनमें से, बाकी आपके पास ये आपके पास 4 डिजिट बचे हैं। ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 में से कोई भी पोजीशन हम किसी को कहीं भी रख सकते हैं, बट डिवाइड बाय हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कौन अपने आप को रिपीट में रखता है। तो 2 अपने आप को 2 बार रिपीट में रख रहा है, 3 अपने आप को 2 बार रिपीट में रखता है। इसका ये अप्रोच होता है कि कितने तरीके हो सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 और यहाँ पे भी 2 इंटू 1। ये 2 एंड 2 आपका 4 से कट गया, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 6। तो 6 नंबर हम इससे आगे और बना सकते हैं। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जिनका गैप सेम होता है, जिनका गैप सेम होता है। अगर मैं बोलूँ आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आप बोलोगे गैप 1 नंबर का है। अगर मैं पूछूं आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो आपके पास गैप 2 का होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उसका गैप भी 2 का होता है, बट ऑड नंबर के अंदर ये डाटा आता है। एक ना आपके पास ये जैसे एपी सीरीज होती है वो होती है एक तरीके से, बट इवन के अंदर हम यहाँ पे इवन नंबर लेते हैं। अगर सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है तो उसका गैप 1 1 का होता है, जैसे नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है। सारे के सारे टेबल भी आपके कॉन्जिक्यूटिव ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे, बोला गया कि सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैन बी 100, यस कैन बी 100। हाउ वी कैन से दैट, बिकॉज हमें यहाँ पे एक अप्रोच समझनी पड़ेगी जिन बच्चों को नहीं पता।
कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास सम जो होता है, सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा। उन्होंने बोला कि 100 हो सकता है सम, अगर हम सम 100 लिखेंगे तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 20 आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ कि जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, उनकी जो एवरेज होती है दैट मस्ट बी द मिडल नंबर, और ये आपके पास 20 आएगा डायरेक्ट यहाँ पे, 5 नंबर है तो आपके मैंने एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताया। एवरेज आपको पता है सम डिवाइड बाय नंबर, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड, सम हमें यहाँ पे 100 चाहिए तो एवरेज 20 रहा होगा मिडल टर्म। तो कॉन्जिक्यूटिव है तो आगे वाला नंबर एक-एक नंबर बढ़ा लो और पीछे वाला नंबर एक-एक कम कर लो। आप सारे बच्चे इनको ऐड करके देखो, ये 100 ही आएगा तो पहले वाला टोटली ट्रू है। अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, दैट इज आल्सो ट्रू, बिकॉज़ अगर नेचुरल नंबर की बात करें वो 1 से शुरू होते हैं ना, और कॉन्जिक्यूटिव है तो गैप एक-एक का होगा। तो 1, 2, 3 अगर तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 6 आएगा, और अगर 1 + 2 + 3 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके सम के बराबर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रू है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के ऊपर चलते हैं। ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर is filled completely with water. How many milliliters of water is contained in it? Neglect the thickness. अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर उसकी यहाँ पे साइड है तो उसके सेंटीमीटर कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर की साइड होगी। और अगर आपको मैं पूछूं यहाँ पे क्यूबिकल वेसल है तो क्यूब का अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है जो साइड होती है उसका क्यूब करना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये डाटा आ जाएगा 6 जीरो के साथ। ये हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो याद रखना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर मैं आपको बोलूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 लीटर के बराबर है, तो ये इसको हम सीधा ही 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितना आ जाएगा, ये 1000 लीटर उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, कैपेसिटी। बट उन्होंने यहाँ पे लीटर्स में नहीं, उन्होंने मिलीलीटर्स में पूछा हुआ है। तो लीटर्स को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो डाटा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, 6 जीरो का आएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है, ये आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 6 पर्सन अरेंज इन ए रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक द हैंड विद 3 ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट टेक द शेक हैंड विद द 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आ गया ना कि एक के साथ मिलते जुलते, ठीक है। गैप आपका एक एक का होना चाहिए, तो उनके साथ हैंडशेक नहीं करना है। इन हाउ मेनी वे डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी हैंडशेक टुक प्लेस। आपको यहाँ पे 6 पर्सन की बात बताऊं तो ABCD के फॉर्मेट में हम यहाँ पे 6 पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले जो ए है वो सी के साथ हैंडशेक करेगा, फिर ई के साथ, बी और डी के साथ नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव के साथ नहीं करना। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, और तीन के साथ ही करवाना है हमने हैंडशेक, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होगी बी जो है वो ए और सी के साथ नहीं करेगा, डी के साथ करेगा, एफ के साथ करेगा। फिर हम ये भी ले सकते हैं ए जो है वो बी सी के साथ नहीं करेगा, बट वो डी के साथ और डी वाला एफ के साथ कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास बी वाला उठा लेते हैं यहाँ पे डाटा। ऐसे आपको ना एक तरीके से मैं सीधा सीधा बोलूँ तो आपको रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ए वाला उठाएगा, फिर हम सी वाले को उठा लेंगे, और फिर हम यहाँ पे सीधा ही एफ वाले को उठा लेंगे। तो टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी यहाँ पे, 4। देयर इज ओनली 4 पॉसिबिलिटीज, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो पी क्यू आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सिंपल सी बात है, आप इसमें डाटा के अकॉर्डिंग चेक करोगे, पी इज ग्रेटर देन क्यू आर। अगर पी हमारे पास ग्रेटर है, यहाँ पे पी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्यू आर से ग्रेटर है, तो नेचुरली बात है इसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे, तो ए के पास सबसे ज्यादा होंगे, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। बट अगर इसका ओपोजिट हम चेक करें कि सी के पास यहाँ पे कम पैसे होंगे, अगर यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला डाटा ना आर आएगा, आर इज लेस देन बाई क्यू आर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सिंपल सा डाटा है कि अगर मैं पी प्लस क्यू की बात करूं, अगर इन दोनों का जो हमारे पास सम है वो यहाँ पे ग्रेटर है हमारे पास आर से, तो क्या सी के पास कम पैसे होंगे। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर एक पी के पास 1 रुपया हो, इसके पास यहाँ पे 4 रुपए हो, और इसके पास 3 रुपए हो। तो मिनिमम तो पी के पास है ना, बट अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये चीज जो लिखी है ये गलत दे रखी है इन्होंने। ये सेकंड आपका फॉल्स है, फर्स्ट आपका ट्रू है, तो ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। A pie diagram shows the percentage distribution of protein, water, and other dry element in the human body. Given protein corresponding to 16% and water is 70%, and with both of the protein and the other dry fruit corresponding is to P%. तो P का यहाँ पे सेंट्रल एंगल पूछा गया, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज के अंदर टोटल डाटा 100% होता है, और अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल के अंदर टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे।
100% टोटल है वो 360 के बराबर है, तो 1% आपका यहाँ पे 3.6 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, आपको सिंपली समझना था। उन्होंने पूछा क्या कि वाटर अगर 70% है तो प्रोटीन एंड ड्राई अदर वाले P% है। तो भाई टोटल तो अपने आप में 100% है, उसमें वाटर ही अगर 70% है तो बाकी जो भी बचा होगा, ड्राई फ्रूट बचा है, प्रोटीन बचा है, तो वो 30% ही बचा होगा। तो सिर्फ 30% की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा 30% की वैल्यू निकाल लेते, 3.6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 108 डिग्री। ये आपके पास ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन तब अच्छा बनता अगर आपसे ये पूछ लेते कि यार ड्राई एलिमेंट बताओ, क्योंकि टोटल जो भी डाटा होता है 100% होता है। अगर उसमें से वाटर हमारे पास यहाँ पे 70% है, प्रोटीन अगर हमारे पास यहाँ पे 16% है, तो अदर ड्राई एलिमेंट कितने परसेंट रखें कि टोटल 100% हो जाए? तो ड्राई फ्रूट आपके पास यहाँ पे ड्राई एलिमेंट आएंगे 14%। तो 14% का आंसर पूछते तो हमें निकालने की जरूरत तो पड़ती, बट उन्होंने 70% देकर ये टोटली पूछ लिया, तो ये 30 रहा होगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। The difference between two-digit number and the number obtained by interchanging of the position of the digit is 54। आपको दो डिजिट जैसे मैं बता दूं, एक और दो है, तो ये टू डिजिट नंबर है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो 2 1 होगा, तो आप इनका डिफरेंस लोगे ना तो ये 9 आएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 एंड 4 है, तो इसको उल्टाएंगे 4 एंड 1 आएगा, तो इनका डिफरेंस कितना है? 27 है। ऐसे ये डिफरेंस आपका 54 है। तो इसका एक ट्रिक होता है सीधा साधा कि अगर आपके पास इन दोनों के बीच में गैप एक है तो इसका डिफरेंस 9 आएगा। इनके बीच में अगर गैप हमारे पास 3 है तो डिफरेंस आपके पास 27 आएगा। ठीक है, मतलब अगर दो डिजिट के आपस में डिफरेंस एक का है, तो आपको समझना है कि अगर आपस में डिफरेंस एक का है तो उनको रिवर्स करने के बाद आपका गैप 9 का आएगा। बट गैप दे रखा है 54, तो 50 अगर 9 की वैल्यू एक है तो 54 की वैल्यू यहाँ पे 6 रही होगी, तो उनका डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आपके पास सही लिखा हुआ है, ये हमारा सही अप्रोच है। ठीक है, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। अगर सर हमें यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि अगर 27 गैप होगा रिवर्स करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, तो आपस में गैप कितना होगा? 3 नंबर का होगा। अगर सर 18 का होगा तो आपस में कितना होगा? 2 का होगा। कैसे? जैसे मैं लिखूँ 24 है तो इसको उल्टाएंगे तो 42, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 18 आएगा। समझ रहे हो? आई होप सबको समझ आ गया कि ये वाला गैप अगर 2 का होगा तो ये 18 होगा। ये फॉर्मेट आपने याद भी रखना है। सी सेट हो गया, हर साल ही इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछ रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखें। बट जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। आप सारे बच्चे मुझे बताओ, मैंने अभी अभी समझाया कि 54 के लिए 6 का गैप होना जरूरी है, तो एक और 7 ले लो, या फिर आप 2 और 8 को रख लो, या फिर आप 3 और यहाँ पे 9 को रख लो। इनको इंटरचेंज करके देख लो, किसी भी नंबर को आप इंटरचेंज करके जब इनका गैप लोगे तो ये 54 ही आएगा हर कंडीशन के अंदर, 54 आएगा। मैं आपको इनका प्रोडक्ट दे देता हूँ 27। ठीक है, अगर ये 27 दे दिया, अगर ये हमारे पास यहाँ पे 16 दे दिया, अगर ये हमारे पास 7 दे दिया, तो आपको डायरेक्ट इसको फाइंड करने का कोई अप्रोच नहीं है। आपको इनमें से एक डिजिट पता होना चाहिए। दैट्स वाई ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। पहले वाला आपका गलत है, सेकंड वाला ट्रू है। दैट्स वाई ओनली बी मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर एक्स सेड टू वाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42 देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 42 है, अगर उसमें से हम कुछ ईयर्स को माइनस कर दें, हमें नहीं पता 5 साल 10 साल 8 साल कितने साल माइनस करेंगे, हमने माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस करने के बाद जो डाटा आएगा उसने ये बोला वाई को कि अगर मैं अपनी अपनी जो भी मेरी उम्र है एक्स की, उसमें से अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस कर दी, मैं इसको एक्स नहीं वाई लिख लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। एक्स हमारे पास जो पर्सन है वो बोलता है वाई को कि अगर मैं तुम्हारी उम्र को अपनी उम्र में से माइनस कर दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं यहाँ पे तुम्हारी उम्र का ट्वाइस हो जाऊंगा, तो ये 2y के बराबर होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 14। तो y हमारे पास 14 ईयर्स का होगा। ठीक है, 8 साल पहले क्या होगा? अगर यहाँ पे x हमारे पास यहाँ पे अभी कितने का है? 42 साल का। y कितना है मेरे पास यहाँ पर? इतने का। तो 8 साल पहले क्या होगा? 8 साल दोनों में से माइनस कर दो, ये कितने का हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? ये 6 साल का। और इसको आप 8 साल माइनस करोगे, ये कितना हो जाएगा? 34 का। तो ये इसका 5 टाइम्स तो नहीं है, 5 टाइम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा आफ्टर 14 ईयर्स जो हैगा, आफ्टर 14 ईयर्स ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो जाएगा 14 वाला? ये 28 हो जाएगा। तो क्या एक्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा? बिल्कुल इसका 2 गुना ही है, ट्वाइस है, तो ये आपका सही है, मतलब सेकंड आपका सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं।
इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल डिक्रीज बाय 20%, तो अगर डिक्रीमेंट बाय प्राइस की बात कर लें, यहाँ पे सिंपल आपको एक स्टेटमेंट समझा देता हूँ। उसने बोला था द न्यू प्राइस इंक्रीज बाय 25%। देखो सिंपल सा फंडा समझना पड़ेगा। मान लो प्राइस आपका स्टार्टिंग में कितना है, 100 रुपये है, तो 20% उसका कम करेंगे, तो इसका 20% कम करेंगे, तो इसका 20% 20 ही होगा। तो कम करने के बाद 80 रुपये का बिक रहा होगा। तो न्यू प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया 25% से। तो ये वाला जो प्राइस है ये इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये थोड़ा हुआ है। तो अगर इंक्रीमेंट करना है इसका 25%, तो इसका 25% कितना होगा, वो भी 20 ही होगा। तो 20 ऐड करने के बाद ये कितने का बिक रहा होगा, अभी 100 का। पहले भी 100 का था, अब भी 100 का बिक रहा है, तो कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये आपका सही उत्तर है, 0% का नेट चेंज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। When a certain number is multiplied by 7, the product of the entirely comprises once only 111. What is the smallest such number? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, 7 का मल्टीपल, तो स्मॉलेस्ट नंबर उठाओ सबसे पहले। आप यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको करो, फिर आप इसको करो, फिर आप इसको करो। आप चेक करो कि 111 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आएगा 111 करके। ठीक है। तो यही आपका सही उत्तर है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है और इसके अंदर कोई अप्रोच नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 डेज। अगर कोई पर्सन ए है, वो बोलता है कि मैं 7/8 काम को खत्म कर देता हूँ 21 दिन के अंदर अंदर, तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म कर सकता है? तो इसको आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं, इसका उल्टा 21 मल्टीप्लाई बाय 8/7। ठीक है। ये सेम नहीं आएगा, उल्टा करके हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करेंगे। तो अगर ए ने यहाँ पे पूरे का पूरा काम खत्म करना होता तो 24 दिन के अंदर काम खत्म कर देता। क्लियर है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके 24 ही आएगा। अब 50% से काम जो है वो ग्रोथ में चला गया, बढ़ चुका है काम। तो सिंपल सा डाटा है कि जो काम यहाँ पे 24 में खत्म होने वाला था, मान लो कि 24 से चॉकलेट ही खानी थी इन्होंने। ठीक है। 24 दिन के अंदर यहाँ पर ए ने 24 चॉकलेट ही खानी थी, तो एक दिन के अंदर एक चॉकलेट। अब बोलते हैं कि 50% काम बढ़ गया। तो भाई 50% काम बढ़ चुका है, तो काम बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, इसका 50% बढ़ाएंगे, 12 आएगा, तो 36 काम हो गया। 36 काम को करने के लिए एक के हिसाब से 36 दिन चाहिए। 36 में से 21 दिन का काम तो हो चुका है खत्म। 21 दिन का काम खत्म हो चुका है, तो बचा 15 दिन का। तो बचा हुआ काम 15 दिन में खत्म करेंगे, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर हुआ डाटा? मैं रिपीट कर देता हूँ एक सिंपल स्टेटमेंट आपके लिए, कि इसके अंदर एक एफिशिएंसी फॉर्मेट होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मेट है कि जैसे आप मान लो 1 जीबी का डाटा आप एक दिन में खत्म कर रहे हो। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, ए बोलता है मैं 7/8 8 जो है, जो भी इसके पास जीबी का डाटा पड़ा हुआ था, वो 21 दिन के अंदर 7/8 जीबी डाटा खत्म कर देता है। तो अगर 21 दिन के अंदर 7/8 जीबी डाटा खत्म कर देता है, तो पूरे का पूरा डाटा जो है वो कितने दिन में खत्म करेगा? पूरे का पूरा डाटा वो 24 दिन के अंदर खत्म करेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो 1 जीबी के अंदर अंदर एक दिन के अंदर वो 1 जीबी को खत्म करता है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि 24 दिन के अंदर अंदर कितना जीबी खत्म करेगा भाई, 24 जीबी डाटा खत्म करेगा। अब ये आपके पास 50% में ग्रोथ में चला गया, तो इसका 50% बढ़ा देंगे, तो बढ़ने के बाद आपके पास नया डाटा 26 जीबी का रहा होगा। अगर मैं 1 जीबी के हिसाब से 21 दिन काम कर चुका हूँ, अगर मैं 21 दिन काम कर चुका हूँ, तो 21 जीबी का डाटा खत्म हो गया। तो डाटा बचा कितना मेरे पास यहाँ पे, 15 जीबी। और अगर 1 जीबी एक दिन में खत्म करूंगा, तो 15 जीबी खत्म करने के लिए मुझे 15 दिन चाहिए होंगे। ठीक है। ये आपका सही अप्रोच हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। 35 के 35 क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने सबका डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बड़ी जल्दी हम यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन और बाकी जो पेपर है सीडीएस सेट के, सीडीएस के 2020 2019, ये सारे के सारे अपलोड हो रहे हैं। तो आप इस चैनल को जाके चेक करो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।